तो माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ज्योग्राफी का घटना चक्र है उसे हमें पढ़ना कैसे है। द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज जो टेलीग्राम में जो हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है एंड दे आर फाइंडिंग इट हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू कवर ज्योग्राफी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से नोट्स बनाने हैं विच विल मेक आवर टास्क ईजियर। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग से ये निकाल लेना है कि ज्योग्राफी की बुक बल्कि है। दूसरी बात आपको दिमाग से निकालना है कि बहुत सारा फैक्ट है। देखिए, अगर बहुत सारा फैक्ट है और क्वेश्चंस उसी फैक्ट से आ रहे हैं तो डोंट यू थिंक सो कि उन फैक्ट्स को पढ़ना ज़्यादा बेटर है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं रादर देन कम फैक्ट्स पढ़े जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, है ना। सो दैट शुड गिव यू इनफ मोटिवेशन कि मैं ज्योग्राफी के इतने फैक्ट्स याद कर क्यों करूँ और पढ़ूँ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वहाँ से रिपीटेड भी हैं और आते भी हैं। दूसरा बात यह है कि जो ज्योग्राफी की ये बुक है ना, उसे आप एक सब्जेक्ट मत पढ़िए। इतनी इतनी जो मोटा आपको बुक दिख रहा है ना, उसमें 2 सब्जेक्ट कवर है। एक तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी कवर्ड है और इसी साथ साथ में इसी वाले बुक में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर्ड है। जो मेरी 2020 की बुक है ना, उसमें तो स्टेट वाली ज्योग्राफी भी कवर्ड है। तो अराउंड 60 टू 70 पेज तो स्टेट ज्योग्राफी वाला पार्ट है जिसको तो हमने पढ़ना ही नहीं है। अब बच जाता है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये दोनों बुक, मतलब ये 2 सब्जेक्ट का जो पूरा डिटेल इन डेप्थ डिटेल इन्फॉर्मेशन ना आपको एक बुक में मिल रही है। व्यू दिस बुक एज लाइक दिस कि आपको दो सब्जेक्ट एक बुक से पढ़ना है, तो इससे आपका टास्क ईजियर हो जाएगा। इसके अलावा लेट्स डिस्कस कि हमें करना क्या है विच विल मेक आवर जॉब ईजी। एक बार ये बुक पढ़ने के बाद में दोबारा इस बुक को छूने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन करते हैं और रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो अब ज्योग्राफी के जो दोनों सेक्शंस हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी है, उसको हमको कैसे पढ़ना है कि हमारा टास्क इजी हो जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। एक चैप्टर पकड़ती हूँ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का चैप्टर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मिल जाएगा और सिमिलर चीज़ आपको इंडिया में भी मिल जाएगी। तो देखिए, जितने भी क्रॉप्स हैं, है ना, और जितने भी मिनरल्स हैं, इसके अलावा जैसे कि लैंड हो गया, सॉइल हो गया। तो जब हम सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं। क्रॉप्स ऑफ इंडिया तो क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं। सिटीज़ ऑफ इंडिया तो सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं, है ना। डैम्स यहाँ पे, डैम्स वहाँ पे। तो जो भी कॉमन वाले चैप्टर है, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द चैप्टर्स आर कॉमन, बट जहाँ जहाँ पे भी आपको कॉमनैलिटी दिखती है, जहाँ पे भी आपको कॉमन चैप्टर दिखता है, उसे कैसे पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो साइड बाय साइड जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को साइड बाय साइड सिमिलर चैप्टर साथ में पढ़ेंगे, उसके नोट्स हमें साथ में बनाने हैं। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो कर लेंगे तो दोनों बुक का जो दोनों बुक के जो कंटेंट है ना, वो एक साथ आपको एक पेज में मिल जाएंगे, तो उससे आपको याद करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। सो मैं आपको बताती हूँ, ये जो चैप्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला, ये जो है ना, ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, ये है ना। अगर आप देखेंगे पेज खोल के तो आपको बस वही करना है कि घटना चक्र ओपन करिए ज्योग्राफी वाला, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला पहले स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये तो इंडियन ज्योग्राफी का जो पेट्रोलियम चैप्टर है उसमें ये दिया है, बट वी विल स्टार्ट विथ वर्ल्ड ज्योग्राफी। बट उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि नोट्स कितने बने हैं। ओवरऑल मैं दिखाती हूँ कितने से नोट्स है, ठीक है। तो ये रहा, ये A4 साइज़ का वन साइडेड है, वन साइड पार्ट है। इस साइड में, लेफ़्ट वाले साइड में, मतलब ये वाले साइड में पेट्रोलियम, ये पेज पेट्रोलियम का है, इसका पीछे वाला पेज नेचुरल गैस का है, ठीक है। क्योंकि 2 अलग अलग टॉपिक है ना, क्योंकि पेट्रोलियम के जो लीडिंग रिजर्व्स एंड प्रोड्यूसर होंगे वो अलग होंगे और नेचुरल गैस के लीडिंग प्रोड्यूसर और रिजर्व अलग होंगे। तो वो 2 टॉपिक है, दोनों को एक चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है। तो ये वाला जो साइड है लेफ़्ट वाला, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, और ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। अब मैं आपको इसको डिटेल में दिखाऊंगी कि मैंने किया क्या है। अब आप जल्दी से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पेट्रोलियम वाला पार्ट है ना, उसे ओपन कर लीजिए घटना चक्र में। ये कुछ इस प्रकार है। ये 2020 की जो बुक है ना, उसका कंटेंट है। अगर नए वाले में कुछ चेंजेस किया होगा तो उसको बस आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। अब क्या करना है, देखिए, द पेट्रोलियम इस जो पहले पैराग्राफ में क्या है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, बस वो लिक्विड फॉर्म में है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मल्टी कलर्ड सब्सटेंस होता है। इसके अलावा ये केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से निकला होता है ना। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अगर नोट्स में कुछ इंक्लूड करना है आपको, तो हो सकता है आप ये कर लीजिए कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड सेडिमेंट्री रॉक, बस इतना कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। ये पूरा 1 पैराग्राफ कट गया। अब सेकेंड में आते हैं, द फर्स्ट कमर्शियल
ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन रोमानिया। तो देखिए जो भी फर्स्ट है, चाहे वो इंडिया का फर्स्ट, यूपी का फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट, एशिया का फर्स्ट या फिर अपना अमेरिका का फर्स्ट, किसी भी चीज़ में आपको नोट्स में अगर फर्स्ट दिखता है ना तो दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर नोट्स। फर्स्ट हो गया, ओल्डेस्ट हो गया, न्यूएस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। इस पे ना यूपीएससी का पैटर्न रहा है कि वो क्वेश्चन पूछता है, तो इन सब चीज़ों को ना स्पेसिफिक नोट्स बना लीजिए। अब उसके बाद ना यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि रोमानिया जो पहली कंट्री थी जहाँ पे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हुआ है इंटरनेशनली, ये वो इस वाले ईयर में हुआ है। देखिए ये ना मुझे याद है 1857 हमारा जो रिवॉल्ट हुआ था, इसलिए मैंने इसको नोट्स में नहीं बनाया बिकॉज ये मेरे को याद है। बट अगर आपको चाहिए तो आप इसको नोट्स पे बना सकते हैं। तो मैं क्या लिखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल ईयर बुक, ये कहाँ से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने क्या बोला है कि मिडिल ईस्ट स्टूड एट द फर्स्ट पोजीशन, फिर से फर्स्ट आ गया तो ये नोट्स बनाएंगे हम। फर्स्ट पोजीशन पे है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड का जो टोटल रिजर्व होता है ना क्रूड ऑयल का, उसमें सबसे ज़्यादा अराउंड 45% 46% कहाँ पे पाया जाता है, मिडिल ईस्ट में। इसके बाद में अच्छा जो भी मिनरल्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पैटर्न नोटिस किया होगा तो दो टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। लीडिंग रिजर्व कहाँ पे है, चाहे वो इंडिया का बोलिए चाहे वर्ल्ड का बोलिए, या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर कहाँ पे है। तो जब भी हम मिनरल्स या फिर कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोई भी मेटल हुआ है ना, फ्यूल्स हो गए, इन सब में जब भी हम नोट्स बनाएंगे तो हमारा एक पोर्शन लीडिंग इन द वर्ल्ड, लीडिंग रिजर्व इन द वर्ल्ड, लीडिंग रिजर्व इन इंडिया, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रिजर्व पाया जाता है, टॉप 3 या टॉप 5 करना है। ओके एंड वैसे ही टॉप प्रोड्यूसिंग, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है। टॉप 5 याद रखना मुश्किल है पर भी नोट्स में बना लीजिए टॉप 5। एंड में हम कोशिश करेंगे टॉप 5 याद करने का, नहीं कर पाए तो कम से कम हम टॉप 3 करेंगे, और वो भी नहीं कर पाए तो कम से कम लीडिंग प्रोड्यूसर हमको पता होगा ताकि हम एलिमिनेशन में यूज़ करेंगे। तो नोट्स में आप टॉप 5 रखिए, जब रिवाइज करेंगे देखते हैं हमारा दिमाग कैसे थकता है, कहाँ तक पहुँचता है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे कि हमको मगअप कितना करना है। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ पे लीडिंग रिजर्व की बात कर रही है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले कुछ लाइन के बाद में यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करेंगे। अब मैं दिखाती हूँ मेरे नोट्स में मैंने इतने सारे को, ये जो इतनी लाइन्स है ना, इसको मैंने नोट्स में कैसे लिखा है। सॉरी ये पिक्चर ऊपर से कट गई है। यहाँ पे मैंने पेट्रोलियम टॉपिक का नाम डाला, फिर मेरे को लगा कि सेडिमेंट्री रॉक मैं शायद भूल सकती हूँ, दूसरे रॉक से मैं हो सकता है कंफ्यूज हो जाऊँ, तो इसलिए पेट्रोलियम का सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक लिखा है। उसके बाद जो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन कौन है, रोमानिया है। उसके बाद में ऐसा मैंने बॉक्स बना दिया। ये 2 बॉक्स किस लिए हैं, एक तो रिजर्व के लिए पेट्रोलियम का और एक लीडिंग प्रोड्यूसर पेट्रोलियम के लिए। फिर यहाँ पे वर्ल्ड में कौन है फ़िलहाल उसका मैंने नोट्स बना लिया है। उसके बाद में जो मिनरल का जो लेटेस्ट डेटा आता है ना, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले उसका वीडियो बना के भेजेंगे। तो जब हम वो वीडियो देखेंगे, अगर इस डेटा में कोई चेंजेस आए होंगे तो यहाँ पे नाउ के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे ही इंडिया के लिए जगह छोड़ दीजिए। तो लीडिंग रिजर्व एंड लीडिंग रिजर्व प्रोड्यूसर, ये हमको ये जो करंट डेटा होगा ना वो हमें लेटर ऑन वीडियो से मिल जाएगा। ये वीडियो कब आते हैं, एग्ज़ाम डेट के 20-25 दिन या 15 दिन पहले वो निकाल देते हैं। 15 दिन का समय वो हमको देते हैं। इतना मैंने देखा है लास्ट ईयर। देखिए लास्ट 10 डेज़ में भी आपको डेटा मिल जाता है ना, तो हमको तो याद आखिरी में करना है ना, तो इट इज़ ओके, बस जगह छोड़ के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा था उसमें बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन इस पिक्चर में नहीं है कि जो मिडिल ईस्ट है इट हैज़ 45% ऑफ द रिजर्व, वो आप ना यहाँ पे कहीं पे छोटे सी जगह पे यहाँ पे उस लाइन को ऐड कर लीजिएगा। मैंने किया है बट इस पिक्चर के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो लाइन छोड़ दी है। तो उतना सारा कुछ आपका A4 साइज़ की लेफ़्ट हैंड साइड के इतने से पोर्शन पे आ गया। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट नोट्स हैं, इतना ये क्या बात कर रहा है, पहले हम घटना चक्र में देखते हैं। सो यहाँ तक हमने कर लिया था लीडिंग प्रोड्यूसर तक। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग इन एशिया। इसको आपको, क्योंकि ये एशिया में कौन कौन है इसका नाम आप नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, देखिए मेरे को ना ये वाली चीज़ें याद है, मुझे पता है सऊदी, ईरान, इराक, यूए, कुवैत, ये तो बहुत कॉमन नाम है ना, और एटसेट्रा भी लिखा हुआ है। तो यार ऑयल वाले तो कंट्रीज़ हमको पता है ना मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी है, तो वो मैंने इसलिए अपने नोट्स में नहीं बनाया, बट आपको चाहिए तो आप इन कंट्रीज़ के नाम अपने नोट्स में लिख सकते हैं। बट मैंने अपने नोट्स का पार्ट क्या बनाया है, ये वाला लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया में है वो कौन है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में भी जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो कौन कौन से हैं, ये तीनों, ठीक है। तो चाहे इसको आप नोट्स में बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इंडोनेशिया का नाम लिखा है क्योंकि जावा सुमात्रा तो हमको पता होता है कि कालीमंतन यही एरियाज़ हैं।
फिर चाइना में कौन सा एरिया है, उसके बाद में यूएसए में टॉप जो एट प्रेजेंट कौन है, अलास्का, टेक्सास एंड कैलिफोर्निया। फिर कनाडा में कौन कौन से है, एल्बर्टा प्रोविंस। देखिए यहाँ पे ना कनाडा में कौन सा प्रोड्यूसिंग एरिया है, एल्बर्टा प्रोविंस, मिनीतोबा एंड ब्रिटिश कोलंबिया। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो कनाडा का पार्ट है, इट इज़ नॉट, बिकॉज नाम से ऐसा लगता है या तो वो यूके में होगा या तो ये यूएसए का पार्ट हो सकता है, बट याद रखिएगा कि ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो एक प्रोविंस है कनाडा में, ये सेपरेट क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ तो भी स्ट्राइक करे तो उसे भी आप नोट्स में लिख लीजिए, है ना। फिर जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, विच इज़ रशिया वाला जो पार्ट है, रशिया और बियॉन्ड रशिया, वहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, तो वोल्गा यूराल रीजन में। अगर हम अजरबैजान की बात करें तो बाकू वाला जो रीजन है वहाँ पे। इसके साथ साथ जो वेनेजुएला है जो साउथ अमेरिका में है, यहाँ पे क्या लिखा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड का, क्योंकि वेनेजुएला का जो एक्सपोर्ट बास्केट है ना उसमें 99% आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लार्ज स्केल पेट्रोलियम डल कहाँ कहाँ पे होता है, ब्राज़ील एंड कोलंबिया में भी होता है। ये आप नोट्स में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आता है हमारा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को हम दूसरे पेज में नोट्स बनाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है, एक बात अगर आप नोटिस करेंगे, जो घटना चक्र में इन्फॉर्मेशन दी होती है ना स्टार्टिंग में, जो भी लेटर्स बोल्ड में होते हैं इस नोट्स वाले में, है ना, चैप्टर के बाद जो नोट्स देता है चैप्टर स्टार्ट के नोट्स में, जो बोल्ड लेटर में होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। और जो नॉन बोल्ड पार्ट होता है ना, जैसे कि ये हो गया कि लार्ज स्केल में हमारा ब्राज़ील एंड कोलंबिया में भी पेट्रोलियम पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होता है। तो इस पर हमको क्या करना है कि अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन स्ट्राइक कर जाएगा कि आपको ये मगअप करना है या एक या दो बार रिवाइज़ करना है। अगर आपको लगता है ना कि इट इज़ टू मच टू रिमेंबर, इन दैट केस आप उसे काट दीजिए। बट हाँ, ये जो बोल्ड वाले लेटर्स है ना, दैट शुड, मतलब ये कंपल्सरीली आपके नोट्स के पार्ट होने चाहिए। जो नॉन बोल्ड लेटर्स है उसमें आपको अपना पर्सनल इंटेलिजेंस यूज़ करना है। हर किसी की नॉलेज बेस अलग होने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि इवन आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है बट आपकी जनरल नॉलेज इतनी स्ट्रांग है कि ये सब चीज़ें आपने जो बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ते आते हैं ना, क्योंकि ये रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ही रहती है, हर किसी को पता होता है जो न्यूज़ पढ़ता है। तो न्यूज़ पढ़ने वाले बच्चों की ना इंटेलिजेंस और जीके अलग होती है। उनका जो जनरल नॉलेज जो बेस होता है वो रिपीटेड, जो हम लोग मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे रहते हैं ना, उन स्टूडेंट से भी ज़्यादा होती है। तो अगेन जब आप नोट्स बना रहे हैं, आपको अपना पर्सनल इंटेलिजेंस यूज़ करना है कि व्हाट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ योर नोट्स। आपको क्या क्या नोट्स में इंक्लूड करना है और क्या क्या स्किप करना है। अब ऐसा ना करिएगा कि ये जो जितने भी लाइन लिखे गए हैं ना, इसी की आप नोट्स बनाते फिर रहे हैं, पता चला कि आप 100 वर्ड्स को 90 वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू, वो 10 to 15% आपके नोट्स होने चाहिए। अगर 100 वर्ड हैं तो 10 से मैक्सिमम 15 वर्ड में उसको आपको नोट्स में कंपाइल करना है। अब आते हैं ये वाला, देख लीजिए जो नेचुरल गैस का, इसको यहाँ से रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने नोट्स में क्या लिखे हैं। अब देखिए, चाहे आप पेट्रोलियम बोलिए, नेचुरल गैस बोलिए, कोल बोलिए, सेम नोट्स में होने वाला है कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है फिलहाल, लीडिंग रिजर्व किसका है, और इंडिया में कौन करने वाला है ना, ये हो गया। फिर ये वाले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ना गैसोहॉल के बारे में दिया है कि जो गैसोहॉल है ये कैसे बनता है। ये 90% ऑफ गैसोलीन है और 10% ऑफ इथाइल एल्कोहल है, दैट इज़ इथेनॉल से बना हुआ है। इसके अलावा क्या बोला है कि जो यूएसए है वो लीडिंग प्रोड्यूसर एंड लीडिंग कंज्यूमर है ना गैसोहॉल का। इसके अलावा इथेनॉल का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए है। इसके बाद में लिखा है कि यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ गैसोहॉल। इसके बाद में ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में लिखा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल में कितने परसेंट, 0.37% हमारा सल्फर कंटेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ इस वाले पोर्शन में क्या दिया गया है, बायोफ्यूल के बारे में दिया है कि बायोफ्यूल में हमारा कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है, तो इसके बारे में भी नोट्स में लिख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट वाले लाइन में क्या लिखा है कि जो गैसोहॉल है वो बनता कैसे है, शुगर केन और मेज़ को यूज़ करके हम अल्कोहल बनाते हैं, फिर उस अल्कोहल को पेट्रोलियम से मिक्स करते हैं, तब जाके गैसोहॉल बनता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, ये लास्ट वाली लाइन में कि जो पीस पाइपलाइन है ना, जो पीस पाइपलाइन है वो किसके बीच में है, ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने नोट्स में कैसे लिखा है ये मैं आपको शो करूँगी। हाँ जी, इधर देखिए, ये था लीडिंग जो साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री, तो मुझे पता थी इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाई, आपको चाहिए होगा तो नोट्स बनाइएगा। लीडिंग प्रोड्यूसर इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया का एरिया मुझे याद है। अगर आपको एरिया लिखना होगा तो एरिया भी आप जावा, सुमात्रा वगैरह ऐड कर सकते हैं। यूएसए में कौन है, अलास्का, टेक्सास। चाइना में कौन है, सिंचुआन।
कनाडा में कौन है? एल्बर्टा, मनीतोबा, ब्रिटिश कोलंबिया। सोवियत यूनियन में कौन है? वोल्गा एंड यूराल रीजन। अज़रबैजान में क्या है? बाकू। वेनेजुएला कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद में देखिए जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो इतने में ही पोर्शन में हो गया। ये पूरा A4 साइज़ का वन साइड, ये एक साइड का है, और सिर्फ लेफ़्ट वाले पोर्शन में जितना भी वर्ल्ड का पेट्रोलियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी इतने में आ गई। इसके अलावा ये स्पेस भी छोड़ दिया है कि और कुछ ऐड करना पड़े कहीं और से, तो उसके लिए भी जगह होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, मैंने पेज पलटने के बाद में मैंने वहाँ पे नेचुरल गैस के लिए बनाया था। तो नेचुरल गैस का नोट्स कैसे बना है देखिए, यहाँ पे रिज़र्व है ना, R रिज़र्व है, P प्रोड्यूसर है। रिज़र्व में फ़िलहाल कौन है? फिर ये पूरा स्पेस ओपन है, यहाँ पे नाव वाला इन्फॉर्मेशन और इंडिया वाला इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। प्रोड्यूसर में ये फ़िलहाल कौन कौन है जो मैंने घटना चक्र में लिखा है, अगर कुछ चेंजेस है तो यहाँ आ जाएगा, इंडिया वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में जो छोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन था ये पूरा स्पेस खाली है कि इन केस अगर कुछ ऐड करना पड़े। यहाँ पे क्या है? गैसोहॉल 90% जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। उसके बाद मेरा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इथेनॉल का, गैसोहॉल का, नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर का लीडिंग रिजर्व कौन सा है और इंडिया में कौन सा है, इसके लिए ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है कि इन केस अगर मुझे टॉप 5 याद करने में मुश्किल हो रहा है ना, तो मैं सिर्फ ये लीडिंग प्रोड्यूसर याद करके जाऊँ, तो इसके लिए भी मैंने छोटा सा साइड में जगह छोड़ दिया था। फिर वो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा सिर्फ मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक आध दो लाइन अगर आपको और भी ऐड करनी है तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। बायोफ्यूल का जो रॉ मटेरियल है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। गैसोहॉल कैसे प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल प्रोड्यूस बाय शुगर केन एंड मेज प्लस पेट्रोलियम, तो ये मैंने नोट्स बना लिया। फिर पीस पाइपलाइन बिट कहाँ पे? ईरान एंड पाकिस्तान। सो बस इतने से ही मेरे ये भी ना A4 साइज़ का जो पीछे वाला पोर्शन है ना उसके लेफ़्ट पोर्शन में ये मेरा वर्ल्ड का जो नेचुरल गैस है वो बना। अब जो इंडिया का नेचुरल गैस वाला इन्फॉर्मेशन है ना वो राइट साइड में मैं यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला पोर्शन जो हमारा ये है ना, ये अब इंडिया वाले से मैंने क्या क्या नोट्स बनाए हैं। ये जो नोट्स है ना ये वाले इस साइड में इतना सा ही नोट्स, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सारी चीज़ें इतने छोटे से स्पेस पे आ गई, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ पे अगर आप इंडिया, अब आपको इंडिया वाला चैप्टर खोलना है घटना चक्र में जिसका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर, देखिए इस तरीके से एंड समथिंग लाइक दिस। ये पूरा इतना सारा जो कंटेंट है ना वो उतने से जगह पे आ गया है। अब मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ। तो ये जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला है यहाँ पे क्या लिखा है, ये पूरे स्टार्टिंग के पैराग्राफ में तो लिखा है कि मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस मेजर नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है, ये फ्यूल है, लुब्रिकेंट के जैसा यूज़ करता है। तो ये सब कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, इसको मैंने नोट्स का पार्ट नहीं बनाया। अगर आप इसमें से कुछ टिपिकल वर्ड दिखता है जो आपको याद नहीं रहेगा आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स मेरे चालू हुए हैं यहाँ से कि जो पेट्रोलियम का पहला पेट्रोलियम डिटेक्ट कहाँ हुआ, मार्गराइट में, जो कि आसाम रेलवे ने किया था। आपको चाहिए तो, क्योंकि ये बोल्ड में नहीं है इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाया। उसके बाद में फर्स्ट ऑयल वेल जो है वो कहाँ पे ड्रिल किया था, माकुम आसाम में। ओल्डेस्ट ऑयल डिपॉजिट कहाँ पे है, दिग्बॉय में। ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र वैली में। फिर जो हमारा क्रूड मिनरल ऑयल है इसके मेजर इंडिया में 4 रीजन हैं, ठीक है। वो 4 रीजन कौन कौन से, ये चारों रीजन। वैसे तो मुझे ये चारों रीजन याद है, तो मेरे नोट्स में मैंने ये चारों इंक्लूड नहीं किए। आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो नोट्स में पक्का इंक्लूड करिए। उसके बाद ये जो मैप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस का फील्ड बता दिया गया है। ये मैप ऑलरेडी इतने साफ़ और क्लियर तरीके से दिख रहा है, तो मैंने दोबारा इसको अपने नोट्स में मैप बनाने के लिए मेहनत नहीं करी। मैंने इसी पिक्चर को खींच के टेलीग्राम में जितने भी मैप्स वाला जो पोर्शन है ना, टेलीग्राम में एक नया ग्रुप बना लिया है अपने खुद के लिए, जहाँ पे मैं सारे मैप को ऐड करते जाती हूँ और मैंने नंबर लिख दिया है। तो जब मेरे नोट्स होते हैं ना, नोट्स के साइड में मैं लिख देती हूँ कि रेफ़र मैप नंबर 1, रेफ़र मैप नंबर 2, और टेलीग्राम में जाके उसको बस एक बार रेफ़र करना है। इसके बाद में अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं नोट्स, है ना। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली का देखिए क्या है, ब्रह्मपुत्र ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन फील्ड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो कौन कौन से है, वो नोवा है, डर्लिंग, बुरी डर्लिंग, ठीक है। ये कहाँ पे है, लखीमपुर एंड शिवसागर में, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसके बाद में जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है, देखिए अगेन मैंने बोला था बोल्ड वाला जहाँ जहाँ होगा वो हमको नोट्स का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, जो नूनामाटी ऑयल रिफाइनिंग प्लांट है ये भी आसाम में है। जो नूनामाटी ऑयल है ये ऑयल रिफाइनिंग प्लांट है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर आता है। 1962 में इसको इस्टेब्लिश किया था गुवाहाटी में।
देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ जो नूना माटी वाला जो है ना, उसी को जो आसाम में लोकेटेड है उतना ही अपने नोट्स का पार्ट बनाया है। ये किसके अंडर आता है, कब स्टैब्लिश किया गया था, एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये इन्फॉर्मेशन मैं नोट्स में लिख भी लूँगी ना तो मुझे याद नहीं होने वाला। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है याद नहीं होने वाला, मैं उसको लिखती नहीं हूँ। व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक डेट्स, है ना, कोई स्पेसिफिक डेट हो गया या फिर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई, वो मैं तभी याद करूँगी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वो डेट्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं सिर्फ उसको याद करती हूँ, बाकी नए डेट्स को याद नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर इफ़ आई कीप ऑन कलेक्टिंग डेट्स ना, मैं उसको रिमेंबर नहीं करने वाली। तो जो मैं इग्नोर करने वाली हूँ उसको मैं नोट्स का पार्ट ही नहीं बनाती। आपको अगर चाहिए तो नूना माटी के साइड में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी लिख सकते हैं, IOC, और आप साइड में आप 1962 भी लिख सकते हैं। ऑल अप टू यू, अपने पर्सनल इंटेलिजेंस यूज़ करिएगा नोट्स बनाने के समय पे। उसके बाद क्या लिखा है उस साइड बाय साइड में, दिग्बॉय जो है, और देन नुमालीगढ़ है ना, नुमालीगढ़ जो ऑयल रिफाइनरी है ये भी आसाम में है। इसके बाद स्टार्ट होता है गुजरात की इन्फॉर्मेशन। सो जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ब्रह्मपुत्र वैली एंड आसाम से रिलेटेड ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने नोट्स क्या बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जो ऑयल वेल है माकूम आसाम में, ठीक है, ये मेरे नोट्स का पार्ट बन गया। फिर ओल्डेस्ट कहाँ पे है, दिग्बॉय आसाम में। फिर ब्रह्मपुत्र वैली का मैंने हेडिंग डाल दी है। फिर यहाँ पे कौन कौन से एरिया है, नोवा, डर्लिंग, बुरी डर्लिंग। फिर ऑयल सेंटर कौन कौन से हैं जो बोल्ड में लिखा था उसके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, नूना माटी ऑयल एंड नुमालीगढ़ जो ऑयल है वो कहाँ पे है, आसाम में। मैंने सिर्फ नाम लिख के एरो डाल के आसाम लिख दिया है। सो जो ब्रह्मपुत्र वाला जितना इतना मैंने जो रीड किया है उतना ये इतने से इन्फॉर्मेशन में, इतनी सी जगह में वो पूरे नोट्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में नीचे वाले पैराग्राफ में गुजरात के बारे में दिया है। तो अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं। देखिए गुजरात में मैंने क्या लिखा है, अंकलेश्वर लिख दिया है ना। फिर लूनेज ऑयल, कालोल फील्ड के अंदर भी जो मेजर सेंटर कौन कौन से है, नवग्राम है ना, ढोलका, सोमसान, कोसाम्बा। उसके बाद में कोयाली ऑयल भी गुजरात में है। इसके बाद में एक लाइन दी है जामनगर के बारे में कि जामनगर सिटी को इस्टेब्लिश किसने किया था, राजा रंजीत सिंह ने। फिर यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी बना रहा है, कौन बना रहा है, रिलायंस बना रहा है। तो गुजरात की जो इन्फॉर्मेशन है ना, इतने से में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सिर्फ उसी को मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है। उसके बाद में बॉम्बे वाला पोर्शन है ना, बॉम्बे वाला पोर्शन में यहाँ से रीड कर देती हूँ। बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे बेसिन में, ये जो बॉम्बे बेसिन है ये जॉइंट रिसर्च किया गया था किसके द्वारा, इंडिया एंड रशिया के द्वारा। अली बेट नहीं है, ये आलिया बेट है। आलिया बेट ऑयल कहाँ पे, वेस्ट ऑफ शोर में है। उसके बाद में ईस्टर्न ऑफ शोर में क्या क्या होता है, मुझे पता है कि डेल्टा ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी है, यहाँ पे हमें मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। सेंटर के नाम लिख दिए। फिर राजस्थान की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिख दी। अब मैं आपको घटना चक्र में दिखाती हूँ कि ये कहाँ, घटना चक्र में इतनी जो नोट्स है ना, एक साइड का ये पूरा मेरा A4 साइज़ के लेफ़्ट साइड में ये पूरा गुजरात, लेफ़्ट साइड में ये पूरा गुजरात आ गया, बॉम्बे आ गया विच इज़ वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट भी आ गया, और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आ गया। ये आगे घटना चक्र में, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात में क्या लिखा है, गुजरात जो है वो थर्ड इन प्लेस है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे। देखिए क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों का लीडिंग प्रोड्यूसर एंड लीडिंग रिजर्व, ये इन्फॉर्मेशन हमको बाद में कलेक्ट करनी है, इसलिए मैंने इस वाले लाइन को अपने नोट्स का पार्ट फिलहाल नहीं बनाया है, बट स्पेस छोड़ दिया है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है, जो अंकलेश्वर है ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये मैंने सिर्फ अंकलेश्वर गुजरात के अंडर लिख दिया है। ये पूरा मैंने डिटेल उसका लिखने की ज़रूरत मुझे ठीक नहीं लगा। आपको चाहिए तो आप डिपेंडिंग अपॉन इफ़ यू वांट टू राइट इट, अपने नोट्स का पार्ट बना लीजिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। लूनेज ऑयल प्रोडक्शन कहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में। हाँ ये गल्फ ऑफ खंबात वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, मैंने लेटर ऑन ऐड किया है इसको। कालोल फील्ड कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद भी ऐड कर लीजिएगा नोट्स में। उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर क्या है, नवग्राम है ना, ढोलका, फिर सोमासन, ये सब मैंने आपको दिखाया है ना। कायोली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे, गुजरात में, ये भी आपको दिखाया है। फिर ये वाली लाइन को भी मैंने नोट्स का पार्ट बनाया है। इसमें क्या लिखा है, सिटी ऑफ जामनगर स्टैब्लिश बाय राजा रंजीत सिंह इन 1920 गुजरात में। फिर यहाँ पे जो नवानगर है, यही इसी को नवानगर बोलते हैं, जहाँ पे लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड स्टैब्लिश किया है किसने, रिलायंस इंडस्ट्री ने। इसको मैंने कैसे 4 या 5 वर्ड में बनाया है नोट्स, ये मैंने आपको दिखा चुका है। उसके बाद में यहाँ बॉम्बे बेसिन की बात कर रहे हैं कि जॉइंट सर्च बाय इंडिया रशिया, डेट वेट याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले नहीं पूछा है। फिर ये आलिया बेट के बारे में है। उसके बाद में यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट के बारे में है। फिर यहाँ पे आ जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश को लेकर, ये वाला। यहाँ से होने के बाद में उसके बाद जब आप नीचे रीड करेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि
मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडिया रीजन इज़ फ्रॉम दिस रीजन ओनली, जो 4 रीजन की बात किए हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप इस वाले पैराग्राफ में देखेंगे ना, तो यहाँ पे बस वो कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरीज़ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं उसका डिटेल यहाँ पे दिया है। आप देख लीजिए, यहाँ पे जो बरौनी एंड विशाखापट्टनम है ये बिहार और आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली में है। मथुरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। फिर यहाँ पे टाटीपाका कहाँ पे है, ये आंध्रा में है। तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है ना, इसको मैंने नोट्स में कैसे लिखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे भी ना इंडिया स्ट्रैटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जो करने वाले हैं 3 जगह पे, वो यहाँ पे है। तो इसका जो नोट्स है वो राइट हैंड साइड में सिर्फ इतना बनाया है मैंने, देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बस वो लिखा है। बरूनी कहाँ पे, बिहार में। वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम वाला कहाँ पे, आंध्रा में। मथुरा यूपी, टाटीपाका आंध्रा, है ना। इसके अलावा हल्दिया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। पानीपत हरियाणा। मैंगलोर कर्नाटका। फिर यहाँ पे बीना महाराष्ट्र। फिर इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम ऑयल लिमिटेड यहाँ पे कहाँ से, तीन इंस्टीट्यूट जो बनाने वाले हैं वो कहाँ पे है, ये तीनों जगह पे। तो देखिए जो पेट्रोलियम वाला है उतना पूरा इस पोर्शन में कंप्लीट हो चुका है। और जैसे एक बार हमने ये नोट्स से बना लिया है ना, ये पूरे नोट्स को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो देखिए नोट्स बनाने के बाद चाहे तो आप राइट अवे रिवाइज कर सकते हैं। जो नोट्स बनाया उसको एक बार पढ़ लीजिए और फट से इस MCQ वाले सेक्शन में आ जाइए। MCQ में आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कहाँ पे है, हमने ऑलरेडी देखा है, दिग्बॉय आसाम में। तो क्या इसके फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं, क्योंकि ये हमारे नोट्स का ऑलरेडी पार्ट है ना। सेकंड, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम अभी हमको नहीं पता, हम बाद में देखेंगे, है ना, क्योंकि जो करंट डेटा आएगा उसके हिसाब से हम जाएंगे। उसके बाद में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस वाले ईयर में पूछा है, अगेन हम इसको फ़िलहाल के लिए स्किप करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, अमंग द फॉलोइंग कंट्री हाईएस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर कौन है इंडिया का, अगेन ये भी हम जो करंट डेटा आएगा वहाँ से पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर ये अंकलेश्वर कहाँ, अंकलेश्वर किस लिए फेमस है, पेट्रोल रिजर्व, पेट्रोलियम के अंदर हमने अंकलेश्वर के बारे में पढ़ा है ना। उसके बाद में लूनेज पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ पे, गुजरात में। तो देखिए जो MCQs भी आ रहे हैं ना, ये नोट्स ऑलरेडी हमने नोट्स बना लिए, तो इसमें ऐड कुछ भी नहीं करना है। नवग्राम ऑयल फील्ड कहाँ पे, गुजरात में है ना। उसके बाद में फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल कहाँ पे हुआ था, तो माकुम में हुआ था। माकुम कहाँ पे, आसाम में है। नोट्स का ऑलरेडी पार्ट है हमारा। तो देखिए ये जो है, अब देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि जितना भी हमने हर चैप्टर का, ज़रूरी नहीं है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर के जो स्टार्टिंग में ये जो नोट्स दिए हुए हैं उसको हम पकड़ के नोट्स बनाएं। इसमें आपको अपना पर्सनल इंटेलिजेंस यूज़ करना है। करना क्या है, पहली बात तो हमको चैप्टर वाइज देखने हैं कि अगर पेट्रोलियम का चैप्टर इंडिया और वर्ल्ड में अगर कॉमन है तो उसे हमें देखना है। सेकंड चीज़ है, हमें सेकंड क्राइटेरिया हमें ये देखनी है कि कितना इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे कि जब आपने इसको ग्लांस किया होगा ना, तो हाउ मेनी बोल्ड लेटर्स आर देयर, हार्डली एनी, राइट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 10% या 20% लेटर्स भी बोल्ड में नहीं है। तो इससे ना मैं बनाने वाली हूँ अपने नोट्स। नाउ देयर आर चैप्टर्स लाइक सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। देन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, है ना। इवन दो इस बार ट्राइब आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर में मैंने दिखाया है कि ट्राइब के बारे में पूछा है। बट व्हेन यू गो टू द चैप्टर जहाँ पे ट्राइब लिखा है, जहाँ पे कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल्स ऑफ सिटीज़ लिखा हुआ है, अगर आप मुझे बताइए, आप खुद जज करिए ना कि 2 नंबर या 1.33 मार्क्स के लिए क्या हम इतने सारे सिटीज़ के कैपिटल्स को याद रखेंगे और अपने नोट्स का पार्ट बनाएंगे। मैं नहीं बनाऊंगी। अगेन ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल इंटेलिजेंस एंड पर्सनल कैपेसिटी। अगर आपको लगता है कि यू आर एबल टू मेक सम काइंड ऑफ ट्रिक्स जहाँ पे आप सारे कैपिटल्स याद रख सकते हैं, प्लीज़ गो अहेड विथ इट, ठीक है। वैसे ट्राइब को लेकर मैंने पिछली बार बहुत सारे ट्राइब के नाम रटने की कोशिश करी थी और उसके ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ट्रिक्स समझ में नहीं आ रहे थे, तो हो सकता है मे बी आप जब एक बार ट्राई करें आपको कुछ ट्रिक बन जाए। तो इसमें ना सब चीज़ों में आपको अपना पर्सनल इंटेलिजेंस यूज़ करना है कि जो भी हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग में नोट्स दिए हुए हैं, इफ़ इट हैज़ टू मच ऑफ फैक्ट्स विच यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, देन लीव इट का मतलब ये नहीं कि आप MCQs नहीं देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नोट्स है इसको आप छोड़ देंगे और जो MCQs है ना, MCQ में आ जाएंगे। और MCQs में जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं ना क्वेश्चंस, एटलीस्ट यूपी वाले नोट कर लीजिए, है ना। या फिर अगर BPSC या CGPSC वाला नोट कर रहे हैं, MPPSC वाला, तो जो रिसेंट पिछले 8-10 साल में आए हैं उसको नोट्स बना लीजिए।
तो अगर आप पूरा नोट्स नहीं भी बना पा रहे, जैसे कैपिटल्स ऑफ इंडिया के कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए मैंने पूरे के कैपिटल याद नहीं किए थे, बट मैंने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ना एमसीक्यूज़ में, उसके नोट्स बना लिए थे। एमसीक्यू कितने होते हैं? 20 से 30 एमसीक्यू होते हैं, दैट मीन्स 20 से 30 या 40 वर्ड का मेरा नोट्स होने वाला है। तो ऐसे करते करते ना ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर पकड़ते जाइए, खुद की जजमेंट लगाइए। मेरा तो सिंपल मानना था कि अगर 20 से 30 फैक्ट है, मोर देन 20 to 30 फैक्ट्स अगर दिए हुए हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो मैं उसको स्किप करके मैं डायरेक्टली एमसीक्यू में आती थी। मगर अगर 20 से 30 चलिए 35 भी अगर फैक्ट है ना, तो उसमें मैं फिर नोट्स अपना स्टार्टिंग से बनाती थी और एमसीक्यू का बनाती थी। तो ऐसे जजमेंट करते करते आप इस बुक को कवर कर सकते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड को साइमल्टेनियसली लेके चलिए, जहाँ पे कॉमन है। उसके बाद में देयर आर चैप्टर्स जहाँ पे कॉमन नहीं है, फिर उसको आप अपना अलग से नोट्स बना लीजिए बाकी कवर करते करते। अब ज्योग्राफी के लिए मैं इसलिए एम्फेसिस कर रही हूँ कि जो ज्योग्राफी के बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक्स बनाए से अपने एनसीईआरटी हो गया ज्योग्राफी का, है ना, या फिर और भी जो बुक्स बोलते हैं जीसी लियोंग हो गया, इन बुक को पढ़ने के बाद भी ना आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कि हमको यूपीपीसीएस में आते हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास सोर्स या तो घटना चक्र बच जाता है, या घटना सार बच जाता है, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब जो 20 साल के पेपर पकड़ लीजिए, खुद से एनालाइज करिए, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप गूगल कर करके इन्फॉर्मेशन रखिए। ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं। बट ज्योग्राफी का वर्ल्ड और ज्योग्राफी का जो इंडिया वाला पोर्शन है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, तो यार सब पढ़ रहे हैं, सब याद कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ये मत बोलिए कि मैं क्यों याद करूँ, या फिर इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन जब आप याद करेंगे तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है। बिकॉज उस वाले सब्जेक्ट का जिसका हम फैक्ट्स मगअप कर रहे हैं, उससे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो जो पोर्शन से 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट टू रिपीटेड क्वेश्चन, 60 to 70% रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इनफैक्ट मोर देन 70% रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्यों ना आप उस बुक को पढ़ें। आप लोग हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हो जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस भी नहीं आते, बट यू फील गुड कि हाँ यार हिस्ट्री समझ में आती है। इसलिए अभी भी मैं आपको बोलूँगी ज्योग्राफी स्किप मत करिए। अगेन ये मेथड जो था ये मेरा पर्सनल मेथड है, मैं ऐसा ही पढ़ी थी लास्ट ईयर और मैं ऐसा ही पढ़ने वाली हूँ इस साल भी। मुझे शॉर्टकट नहीं पता, मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता, बिकॉज आई कांट जज कि जो आयोग है वो कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। पता चला मैंने पिछले 3 साल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, 4 साल या 5 साल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, और इन लोगों ने पूछ लिया है पिछले 10 साल का। इन दैट केस आप क्या करेंगे? अगर 4 क्वेश्चन भी हमारा स्किप हो गया ना, तो आप 8 नंबर से पीछे रह जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी कितना दिन है यार, अब आज 17 है, राइट? 17 है आपका। इस 17 से अगले 17 तक भी आप नोट्स बनाते हैं ना, स्टिल यू विल हैव 25 डेज टू रिवाइज। और रिवाइज क्या करना है ना, रिवाइज आपको मान लो अगले महीने 18 तक आपके नोट्स प्रिपेयर होते हैं, तो क्या रिवाइज करना है आपको? बस ये पन्ना रिवाइज करना है। मतलब पेट्रोलियम का जो चैप्टर है पूरा, वो चैप्टर के स्टार्टिंग के नोट्स इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग वर्ल्ड, और उसके एमसीक्यूज़, ये सारा कुछ कहाँ पे आपका आ जाएगा, बस इतने छोटे से पेज में आ जाने वाला है। तो क्यों ना हम नोट्स बनाएं, भले हमको आखिरी के 20 से 25 दिन मिले, और उसके बाद ये आपका फट से रिवाइज हो जाएगा पूरा। एक बार आपके नोट्स बन जाते हैं ना, 40 से 45 पेज, मैक्सिमम 50 पेज के आपके नोट्स बनेंगे। व्हेन आई से 50 पेज, उसमें भी आप बहुत सारा स्पेस छोड़ रहे हैं। देखिए ये पूरा स्पेस आप करंट डेटा के लिए छोड़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, नोट्स बनाइए, और उसके बाद में वो 40 से 50 पेज ना, अगर आपके लास्ट के 20 डेज़ में प्रिपेयर होते हैं, तो 20 दिन में भी आप कम से कम 3 से 4 बार इसको रिवाइज़ कर पाएंगे। ये था मेरी तरफ से, ये मेरा सजेशन है। इसके बाद आपकी पर्सनल इंटेलिजेंस है। अगर आपको अभी भी ये नेचुरल नहीं लग रहा है, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है कि जिस मेथड को मैम बोल रही हैं, इन दैट केस मैं आपको ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगी कि आप फिर से यूट्यूब में जाइए, सर्च फॉर सम गुड कोच, मुझसे बेटर, या फिर वो वाले कोच जिसका मेथड आपके दिल को नेचुरल जा रहा है, उन्हें खोजिए और ब्लाइंडली फिर उनको फॉलो करिए। बिल्कुल मुझे अनसब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, या फिर नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल के नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दीजिए। एक गुरु पकड़िए, कोई भी एक, जिसका मेथड या फिर जिसका जो वो बोल रहा है वो आपके दिल को ठीक लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि वो ऑनेस्टली बता रहा है, सिर्फ उस गुरु को पकड़िए। गुरुओं की कमी नहीं है यूट्यूब में, किसी एक को पकड़िए और फिर आंख बंद करके वो जो बोल रहा है ना उसे फॉलो कर लीजिए। रीज़न मैं इसलिए बोल रही हूँ एक को फॉलो करना, बिकॉज देखिए
चाहे आप कोई भी चैनल पकड़ लीजिए, आप मृणाल पकड़ लीजिए, ठीक है, जो बेस्ट इन द कोचिंग सेंटर्स है ना, अनअकैडमी पकड़ लीजिए, है ना, बालियान की कोचिंग पकड़ लीजिए, सारे कोई आपको एग्ज़ाम के 70 to 80% करीब ले जा सकता है, करीब ले जा सकता है। एग्ज़ाम क्लियर करने की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। देर आर पीपल जो मुझसे पूछते हैं इतना कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? मुझे क्या पता हो जाएगा, आप खुद बताइए ना। इतना करने के बाद में इट ऑल डिपेंड्स कि आपका दिमाग कैसे एमसीक्यू को प्रोसेस कर रहा है। अगर आपका दिमाग एमसीक्यू को प्रोसेस कर पा रहा है तो ये प्रश्न ना किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। पढ़ाई तो स्टार्ट करिए, कोई एक गुरु पकड़िए, एक चैनल पकड़िए, मैक्सिमम 2 चैनल पकड़िए, और वो जो बोल रहे हैं ना उसे आंख बंद करके फॉलो करिए, क्योंकि अब आपके पास समय कहाँ बचा है, राइट? 1.5 मंथ्स के अराउंड आपको समय बचा हुआ है। यहाँ पे अगर आपने अपने रिसोर्सेज, यहाँ पे अपने वीडियो चैनल्स और अपने बुक्स को अगर आपने फिक्स नहीं किया ना, तो आप सिर्फ खोजते रह जाएंगे। मैंने तो बस जो मेरे को मेरे गुरुओं ने बताया था वो बुक में ला दी थी, उसके बाद मैंने वीडियोस बंद कर दिए थे। मैं अपना खुद से पढ़ाई करती थी, खुद से नोट्स बनाती थी, और हाँ, दिन में एक बार जो मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला चैनल था वो, और यूपीएससी हिंदी वाला, इन दोनों को मैं देखती थी कि लेटेस्ट में कुछ बोल रहे हैं क्या, वो उनका कुछ एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे काम आ सकता है, वो देखती थी। और उसके अलावा मैं कोई और चैनल नहीं देखती थी। अगेन, आपको चाहिए तो आप इसे रिपीट करिए, अदरवाइज़ आप यू विल ट्रस्ट मी, आप इस वे से नहीं भी जाएंगे, किसी और वे से जाएंगे, तब भी आप एग्ज़ाम तक पहुंच सकते हैं, अगर आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।